नमस्कार दोस्तों, नवनिर्माण एकेडमी में आपका स्वागत है। संविधान की क्लासेस हमारी जारी हैं और संविधान की क्लास में बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम कंप्लीट कर रहे हैं जिसका नाम है मंत्रिपरिषद। यहाँ से आने वाले सभी प्रश्नों को हम आसानी के साथ हल करते चले जाएंगे मित्रों। आज की क्लास में उन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखा गया है जिन्हें वन लाइनर प्रश्न कहते हैं तथा ऐसे सभी प्रश्न जो पेपरों में आते हैं। आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठिएगा, हर चीज़ को माइन्यूटली नोट करिएगा और फिर देखिएगा आपको ये टॉपिक कैसा समझ में आया है और क्लास के बाद में कमेंट करिएगा कि आपको कैसी चीज़ें समझ में आई और क्या आप पूरे प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे हैं। तो बोर्ड की तरफ देखिए, मंत्रिपरिषद लिखा है ऊपर। पहली बात हम लोग करेंगे अनुच्छेद 53 में क्या दिया है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 53 में दिया गया है कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के अंदर होंगी। अर्थात कार्यपालिका शक्ति जो होती हैं राष्ट्रपति ही उनका प्रयोग करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति उन कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के मदद से करते हैं। कौन होते हैं ये अधीनस्थ अधिकारी, कहाँ से आते हैं, कौन सी टीम होती है, कितने अधिकारी होते हैं, इसकी बात हम लोग करते हैं। ये जो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं यही मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद क्या है, अब मैं दोबारा से बता देता हूं। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। इन अधीनस्थ अधिकारियों को ही मंत्रिपरिषद कहते हैं। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के सारी कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग करती है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74 में क्लॉज 1, अनुच्छेद 74 में आते हैं 74 क्लॉज 1। अनुच्छेद 74 के क्लॉज 1 में दिया गया है कि राष्ट्रपति की मदद करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इस मंत्रिपरिषद के जो हेड होंगे, जो प्रधान होंगे, वो प्रधानमंत्री होंगे तथा राष्ट्रपति अपना जो भी काम करेंगे वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। हमको यहाँ पर ये समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रपति के जो मुख्य सलाहकार होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति जो भी काम करेंगे वह काम प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। तो यहाँ पर अनुच्छेद 74 क्लॉज 1 में दिया गया है कि राष्ट्रपति की मदद करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इस मंत्रिपरिषद का जो हेड होगा वो प्रधानमंत्री होंगे अर्थात पीएम होंगे। यदि प्रश्न ऐसा आता है कि राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार कौन होता है, तो राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति केवल वही काम करेंगे जो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति से करने के लिए कहेगी। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी की सरकार ने राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित कर दिया और उन्होंने उपबंध किया संविधान के 74 क्लॉज 1 में कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का पालन मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेंगे। जो मंत्रिपरिषद उन्हें सलाह देगी वह काम राष्ट्रपति को करना होगा। 1978 में जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। 2 संविधान संशोधन की हम बात कर चुके हैं, अब दूसरा है ये, पहला 42, दूसरा 44वां संविधान संशोधन जनता पार्टी की सरकार ने किया और उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार लौटा सकते हैं पुनः विचार के लिए। लेकिन यदि मंत्रिपरिषद ने उस प्रस्ताव को, उस सलाह को ऐसे ही राष्ट्रपति के पास लौटा दिया या कोई संशोधन करके लौटा दिया तो अब राष्ट्रपति उसकी सलाह को वापस नहीं कर सकते, अब राष्ट्रपति को वह माननी होगी। तो हम 74 क्लॉज 1 से क्या समझे? 74 क्लॉज 1 में दिया गया है कि एक मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति पूरा काम करेंगे। अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 44 इसी से संबंधित हैं। हमारी दूसरी हेडिंग पूरी हो गई कि मंत्रिपरिषद कहाँ पर है। मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 में है और अनुच्छेद 74 की क्लॉज 1 में क्या है, इसको हमने पूरा कर लिया।
आपको यहाँ तक की चीजें कैसी समझ में आई? यदि आपको समझ में आ गई हैं तो तुरंत हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इन सूचनाओं को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए मित्रों, इससे हमारी भी मदद होगी और आप भी एक नेक काम कर पाएंगे। अगली हेडिंग पर आते हैं। आप बताते रहिएगा आपको कैसी लग रही है वीडियो। मेरी उम्मीद है मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री, अब हम बात करते हैं, हेडिंग है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। 75 अनुच्छेद 75 क्लॉज 1 की बात हम आ गई है। तो अनुच्छेद 75 क्लॉज 1 में दिया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। तो 75 क्लॉज 1 में कहा गया है कि पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे तथा प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रमुख सलाहकार होते हैं और मंत्रिपरिषद के मुखिया, मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जिन जिन लोगों का नाम राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति उन्हीं लोगों को मंत्री बनाएंगे तथा मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। तो पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो यदि प्रश्न आता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन से अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 75 क्लॉज 1 में है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। यहां तक बात हो गई। अब हम बात करते हैं शपथ। इन सबको, प्रधानमंत्री को और अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? देखिए यहां पर लिखा हुआ है, मैंने कहा था कि आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठना। अनुच्छेद 75 के क्लॉज 4 में, अनुच्छेद 75 के क्लॉज 4 में दिया गया है। यहां पर देखिए 75 अनुच्छेद 75 क्लॉज 4 में दिया गया है कि पीएम को शपथ कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति। मंत्रियों को शपथ कौन दिलवाएगा? मंत्रियों को शपथ कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति। एक और बात का उल्लेख होता है कि प्रधानमंत्री की शपथ और अन्य मंत्रियों की शपथ का उल्लेख कहां पर है? तो इनकी शपथ का उल्लेख प्रधानमंत्री कौन सी शपथ लेंगे और अन्य मंत्री कौन सी शपथ लेंगे? अनुसूची संख्या 3 में इस बात का उल्लेख है कि कौन सी शपथ दिलवाई जाती है। तो इन लोगों को शपथ दिलवाई जाती है, पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है। तो मंत्री 2 प्रकार की शपथ ग्रहण करते हैं, पद की शपथ ग्रहण करते हैं तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करते हैं। मंत्री की शपथ का उल्लेख कहां पर है? अनुसूची संख्या 3 में इनकी शपथ का उल्लेख है। यहां से आगे बढ़ते हैं। मंत्रियों की योग्यता क्या होती है? देखिए, मंत्रियों की योग्यता से तात्पर्य है कि किसको मंत्री बनाया जा सकता है। तो मंत्रियों की योग्यता के बारे में, मंत्रियों की योग्यता क्या होती है इसके बारे में मैं बताता हूं आपको। मंत्रियों की योग्यता होती है, किसको मंत्री बनाया जा सकता है? जो संसद का सदस्य हो, उस व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है। जो भी व्यक्ति बनेगा वह व्यक्ति मंत्री, संसद का सदस्य होना चाहिए। संसद में कौन कौन का सदस्य होना चाहिए? वह राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, वह लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है। यहाँ है राज्यसभा, यहाँ है लोकसभा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि राज्यसभा का सदस्य है तो भी मंत्री बन सकता है और वह लोकसभा का सदस्य है तो भी मंत्री बन सकता है। अर्थात लोकसभा से भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, राज्यसभा से भी मंत्री बनाए जा सकते हैं।
दूसरी बात, यदि वह व्यक्ति जिसे मंत्री बनाया गया है वह मंत्री बनते समय ना तो लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य है, तो वह मंत्री तो बन जाएगा लेकिन केवल 6 महीने के लिए मंत्री बनेगा। संविधान में इस बात का उल्लेख है अनुच्छेद 75 में कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है जो ना तो लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य है, तो वह व्यक्ति अधिकतम 6 महीने तक मंत्री रह सकता है, 6 महीने से ज़्यादा मंत्री नहीं रह सकता। एक बात का और उल्लेख, तो पहली बात क्लियर हुई कि क्या किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य ना हो? बिल्कुल, उस व्यक्ति को जो संसद का सदस्य नहीं है उसको भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने तक ही मंत्री रहेगा। यदि 6 महीने के अंदर उसने संसद की सदस्यता ग्रहण नहीं की, संसद का सदस्य नहीं बना, तो उसे 6 महीने के बाद 6 महीने पूरे होते ही मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। तो एक सवाल उठता है कि क्या इस 6 महीने करके एक व्यक्ति को कितने दिनों तक मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसा प्रश्न कई बार उठा। तो इसका उत्तर यह है कि एक व्यक्ति बिना संसद का सदस्य हुए केवल 6 महीने तक और केवल एक बार ही मंत्री रह सकता है, एक बार से ज्यादा मंत्री किसी व्यक्ति को नहीं बनाया जा सकता है। ये मंत्री बनने की योग्यताएं हैं। तो पहली योग्यता हो गई कि वह संसद का सदस्य होना चाहिए। यदि वह संसद का सदस्य नहीं है अर्थात संसद का बिना सदस्य बिना हुए भी मंत्री बनाया जा सकता है, तो वह 6 महीने तक ही मंत्री रहेगा। 6 महीने के अंदर यदि उसने संसद की सदस्यता ग्रहण नहीं की तो उसे अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा और किसी व्यक्ति को बार बार इस प्रकार से भी मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी प्यारे मित्रों। तो अब बात है मंत्रियों के प्रकार कितने होते हैं। अगली बात है, इस पर हम बात करते हैं कि मंत्रियों के प्रकार। तो मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, ये बात हम क्लियर कर देते हैं। मंत्रियों के 3 प्रकार होते हैं और ये हम डिटेल में समझ लेते हैं मंत्रियों के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, पसीने बहुत आ रहे हैं। एक होते हैं राज्य मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, एक होते हैं उप मंत्री। तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, ये बात समझने की है। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनको प्रमुख विभाग दिए जाते हैं, प्रमुख विभाग वाले, जिनको गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, प्रमुख विभाग जिन्हें दिए जाते हैं, उन मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री कहते हैं। जो दूसरे प्रकार के मंत्री हैं और तीसरे प्रकार के मंत्री हैं, तीनों प्रकार के मंत्रियों का काम क्या होता है? ये तीनों मंत्री कैबिनेट मंत्रियों की मदद करते हैं। देखिए, एक बात आपको समझने की है, मंत्रियों में जो कलाकार आदमी होता है, जो सबसे ऊपर होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। क्योंकि देश का काम बहुत बड़ा है, इसलिए प्रधानमंत्री को योग्य लोगों की जरूरत होती है जो उनकी मदद कर सके। तो यहाँ पर होते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट एक मंत्रालय होता है, मंत्रालय का मुखिया होता है कैबिनेट मंत्री, बहुत बड़ा मंत्रालय होता है। उसको मदद करने के लिए भी अन्य मंत्री बनाए जाते हैं, जिनमें राज्य मंत्री एवं उप मंत्री। तो इन दोनों मंत्रियों का काम क्या होता है? कैबिनेट मंत्रियों का काम होता है प्रधानमंत्री की मदद करना, राज्य मंत्री तथा उप मंत्रियों का काम होता है इन मंत्रियों की मदद करना। तो इनडायरेक्ट रूप में ये लोग प्रधानमंत्री की मदद कर रहे होते हैं। ये 2 प्रकार के मंत्री होते हैं। अब ये 2 प्रकार कैसे आते हैं? राज्य मंत्री को कैबिनेट, राज्य मंत्री को एक स्वतंत्र प्रभार, किसी मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है। इसका क्या तात्पर्य है कि एक तो ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले कौन होते हैं? ये ऐसे मंत्री होते हैं जिनको एक मंत्रालय दिया जा सकता है। जब उनको एक मंत्रालय दे दिया जाएगा इंपॉर्टेंट वाला, तो उनका जो दर्जा है कैबिनेट मंत्री के बराबर ही हो जाता है। यहाँ से आप ये समझेंगे कि उप मंत्री को स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जा सकता है, राज्य मंत्री को ही स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है। तो यदि कुछ लोगों को स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया तो बाकी जो बचे वो कैबिनेट मंत्रियों के हेल्पर होते हैं, वो कैबिनेट मंत्रियों की मदद करते हैं, दूसरे वाले मदद करते हैं। देखिए
उम्मीद है आप इस सारी चीज को समझ पा रहे होंगे। अब है ये वाले जो है उपमंत्री। उपमंत्रियों का काम होता है राज्य मंत्री तथा कैबिनेट मंत्रियों की मदद करना। उम्मीद है ये यहाँ तक की चीज आपको समझ में आ गई होगी। हमने कर लिया मंत्रियों के प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। यहाँ से अगली चीज पर हम लोग आते हैं। मित्रों, आप हमारी वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, धुआंधार फैला देना। हम ऐसा चाहते हैं, आप इससे हमारी मदद कर सकते हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं हम आपको पढ़ाने की और अच्छा से अच्छा मैटर देने की। अब मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, मंत्रिपरिषद हमने कर लिया। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल क्या होता है, क्या मतलब है कि मंत्री कितने दिन तक मंत्रिपरिषद कार्यकाल में रह सकती है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल की बात करते हैं। पसीना आ रहे, थोड़ा पोंछ लेते हैं। देखिए, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, तो पहली बात तो है कि कोई निश्चित नहीं होता। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है। ये एक अलग बात है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, लोकसभा का काल का काम 5 साल के लिए होता है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है, लेकिन 5 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकता। 5 वर्ष से ज्यादा इनका कार्यकाल नहीं हो सकता है। मंत्रिपरिषद केवल तभी तक अस्तित्व में रहती है जब तक उसको लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। तभी तक अस्तित्व में है जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। विश्वास प्राप्त से क्या मतलब है, क्या होता है विश्वास प्राप्त का मतलब? उनके पास बहुमत है। जब तक लोकसभा में बहुमत है तब तक मंत्रिपरिषद अस्तित्व में रहेगी, लेकिन 5 वर्ष से अधिक समय तक मंत्रिपरिषद अस्तित्व में नहीं हो सकती। कोई भी मंत्री, एक मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ही वह अपने पद पर रहता है। जब चाहे राष्ट्रपति उससे इस्तीफा मांग सकते हैं। आपको मालूम है राष्ट्रपति कोई काम नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। राष्ट्रपति केवल वही काम करेंगे जो काम करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी कहेंगे। तो जब प्रधानमंत्री जी किसी मंत्री से यदि नाराज हो जाएंगे तो वो उसका विभाग बदलवा सकते हैं, उससे मंत्री पद छीन सकते हैं या उससे इस्तीफा मांग सकते हैं। ये याद रखना है आपको। कई सारे कारण होते हैं। हर मंत्री को प्रधानमंत्री की हर हालत में मदद करनी होगी। प्रधानमंत्री के द्वारा लिए गए निर्णयों को मानना होगा। कैबिनेट के द्वारा लिए गए निर्णयों से सहमत होना होगा। जो भी मंत्री कैबिनेट के निर्णय से असहमत होता है उसे इस्तीफा देना पड़ता है, उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। यही प्रथा है, यही तरीका है। तो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। एक मंत्री का कार्यकाल तब तक होता है जब तक राष्ट्रपति चाहे, और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल तब तक होता है जब तक उन लोगों को बहुमत विश्वास प्राप्त है। विश्वास का मतलब है कि बहुमत प्राप्त है। जिस दिन बहुमत गया उस दिन मंत्रिपरिषद गई। तो यहाँ तक की क्लास पूरी हो गई मित्रों। मंत्रिपरिषद बड़ा इंपॉर्टेंट काम हम लोग कर रहे हैं आज की क्लास में। आप तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं कि यदि अभी तक हमारी क्लास आप देख रहे हैं, है ना। बच्चों का बड़ा कम धैर्य होता है, बहुत जल्दी वो वीडियोस बदलते रहते हैं। चलिए मंत्रियों की संख्या के बारे में आ जाते हैं। मंत्रियों की संख्या क्या होती है, देखिए मंत्रियों की संख्या के बारे में 91वां
संविधान संशोधन किया गया। 91वां संविधान संशोधन किया गया सन 2003 में, और इसमें कहा गया कि मंत्रियों की संख्या लोकसभा की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। इसका मतलब लोकसभा की संख्या होती है 545, तो मंत्रियों की संख्या 545 का 15%, अर्थात मंत्रिपरिषद या मंत्रियों की संख्या 82 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये लगभग 82 पहुँचेगा, 82 होगा। यहाँ तक हो गई मंत्रियों की संख्या। अब अगली बात है सामूहिक उत्तरदायित्व से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर एक अनुच्छेद की बात मैं करूँगा आपसे सामूहिक उत्तरदायित्व के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद भी कर लेना, लिख भी लेना। सामूहिक उत्तरदायित्व 75 क्लॉज 3 में दिया गया है। सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। देखिए इसमें क्या है, कोई भी मंत्री अपने काम के लिए अकेला उत्तरदायी नहीं होता है। अकेले की जिम्मेदारी किसी भी मंत्री की नहीं होती है। इसका क्या मतलब है कि यदि किसी मंत्री के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना होगा। इसका मतलब अकेला मंत्री किसी भी काम के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। पूरी की पूरी मंत्री परिषद अब एक मंत्री के काम के लिए भी जिम्मेदार होती है। पूरी मंत्री परिषद को मिलकर ये दिखाना होता है कि हमारे पास बहुमत है। अविश्वास प्रस्ताव यदि पास हो गया तो उन लोगों को इस्तीफा देना होता है। यदि किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना होता है। यदि कोई भी मंत्री परिषद के द्वारा लिए गए निर्णय का समर्थन नहीं करता है तो उसको इस्तीफा देना पड़ता है। अर्थात यदि कोई मंत्री बना दिया गया है तो उसको मंत्रिमंडल के मंत्री परिषद के द्वारा लिए गए निर्णय से सहमत होना होगा। मंत्री परिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं। याद रखना है, ये प्रश्न तो कई बार पूछा भी गया है कि एक अकेला मंत्री व्यक्तिगत रूप से, ध्यान रखना है, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, लेकिन अकेला मंत्री राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होता है। उसकी जिम्मेदारी राष्ट्रपति के प्रति होती है। अगली बात में आ जाते हैं कि मंत्री परिषद का कार्य क्या है। तो मंत्री परिषद का कार्य क्या है, हम लोग बात करते हैं। देखिए मंत्री परिषद का कार्य क्या होगा। मंत्री परिषद का कार्य होगा कार्यपालिका का कार्य। राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति होती है। राष्ट्रपति सारा काम मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। मंत्री परिषद के मुखिया होते हैं प्रधानमंत्री। तो मंत्री परिषद का काम क्या है, तो सरकार चलाना ही मंत्री परिषद का काम है। तो देख लीजिए, आप ऐसे समझ सकते हैं मंत्री परिषद का कार्य क्या है। कार्य, पहली बात यह एक इकाई के रूप में काम करती है। अकेला कोई मंत्री काम नहीं करता है, ये इकाई के रूप में काम करती है। प्रधानमंत्री पीएम मंत्री परिषद की बैठक कभी भी बुला सकते हैं। इस बैठक का अध्यक्ष कौन होना चाहिए। इस बैठक का अध्यक्ष होता है पीएम। यदि प्रधानमंत्री उपस्थित नहीं है तो इसकी अध्यक्षता वह व्यक्ति करेगा जिसके लिए प्रधानमंत्री बोल देंगे। बैठक की कोई कोरम नहीं होती है, कोई कोरम नहीं होती है बैठक की। अर्थात ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि 10 मंत्री होने चाहिए, 15 मंत्री होने चाहिए, कोई कोरम नहीं होती है मंत्री परिषद की बैठक की। इसमें जो निर्णय हैं वो बहुमत से लिए जाते हैं, बहुमत से निर्णय। और इसका काम है राष्ट्रपति की मदद, और काम है नीतियों को लागू करना। इसी का काम है जो सरकार के द्वारा नीतियां बनाई गई हैं, विकासात्मक कार्य करना,
विकासात्मक कार्य करना और नीतियां बनाना, ये इसका कार्य है। ठीक है, यहाँ तक अब अंतिम चीज रह गई है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है, क्या होती है मंत्रिपरिषद, क्या होता है मंत्रिमंडल। तो देख लेते हैं इन शॉर्ट मंत्रिपरिषद क्या होती है और मंत्रिमंडल क्या होता है। देखिए मित्रों, इसे भी मिटा देते हैं क्योंकि हमको अब ज़्यादा जगह की जरूरत होगी। मंत्रिपरिषद क्या है और मंत्रिमंडल क्या है, तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं मंत्रिपरिषद और यहाँ पे लिख लेते हैं मंत्रिमंडल। ठीक है, ओके। इसी को कहते हैं कैबिनेट। अब देखिए क्या होती है मंत्रिपरिषद। पहला पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं, पहला पॉइंट है पीएम प्लस सभी मंत्री, इनसे मिलकर बनती है मंत्रिपरिषद। मंत्रिमंडल, यहां पर देखिए पीएम प्लस कैबिनेट मंत्री, इसमें होते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में। दूसरी बात, ये आकार में बड़ी होती है, इसका जो आकार है आकार बड़ा होता है, इसका आकार छोटा होता है, क्योंकि केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। आकार छोटा होता है, 20 मंत्री हो सकते हैं, 15 मंत्री हो सकते हैं। और शक्ति कौन सी होती है इसकी शक्ति मंत्रिमंडल से प्राप्त होती है। इसे शक्ति मंत्रिमंडल से प्राप्त होती है। सारी शक्ति इसी के पास होती है, यही सारी नीतियां बनाते हैं, सारी शक्ति इसी के पास होती है, यही सरकार चलाते हैं। सरकार कौन चलाता है? सरकार भी यही चलाते हैं। इसकी यदि बात करें उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 74 में इसका उल्लेख है। इसका उल्लेख कहाँ है? 4। तो मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था, इसे संविधान में बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख किया गया। तो मित्रों, ये टॉपिक खत्म हो गया है मंत्रिपरिषद। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसके माध्यम से हमने वन लाइनर सारे टॉपिक्स पूरे कर लिए हैं। इसके माध्यम से हमने मंत्रिपरिषद के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ से कवर होंगे। आप ठीक से पेन से लेकर इसके नोट्स बना लीजिएगा। हमारी वीडियो देखी इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका, और मैं भगवान से आशा करता हूँ आप हमारी प्रार्थनाओं में हैं, आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो। मित्रों, हमारी वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक पहुँचाइए। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।